हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के अपने इस पी पैप के अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो फ्रेंड्स, आज के अपने इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि पी पैप क्या होता है और पी पैप को कैसे करें एंड पर्पज़ ऑफ पी पैप का करने का हमारा पर्पज़ क्या होता है एंड हिस्ट्री ऑफ पी पैप की हिस्ट्री क्या है। देन आज हम बात करेंगे अप्लीकेबिलिटी ऑफ पी पैप कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है एंड पी पैप की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। एंड दोस्तों, साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि पी पैप के ऑफिशियल कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं और साथ ही आपको बताऊंगा उनके फॉर्मेट्स के बारे में और उनसे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं उसके बारे में आज साथ ही साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके साथ आज हम जानेंगे कि पी पैप से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं एंड पी पैप में सबमिशन लेवल कितने होते हैं और हर एक सबमिशन लेवल का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि L1, L2, L3, L4 एंड L5 में हमें क्या करना होता है और इनका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि पी पैप का अभी AIAG का 4th एडिशन चल रहा है करंट में। तो सबको पता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में 5 कोर टूल्स होते हैं, जिसमें हमारा पहला है APQP एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, सेकंड है पी पैप प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, थर्ड है SPC स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एंड फोर्थ है MSA मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस एंड फिफ्थ है जो कि लास्ट है FMEA फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो दोस्तों, आज के अपने इस सेशन में हम बात करेंगे पी पैप के बारे में कि पी पैप क्या होता है और इससे रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं वो आज मैं आपको अपने इस अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पी पैप की हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, यदि पी पैप की हम बात करें तो पी पैप जो है इसके लिए जो मैनुअल लिखा गया है, तो मैनुअल इसका लॉन्च किया है AIAG ने, जिसका यदि फुल फॉर्म की बात करूं तो फुल फॉर्म होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज ऑफ एक्शन ग्रुप। तो AIAG ने पी पैप का मैनुअल लिखा है। और एक AIAG है क्या, किससे मिलके बना है? तो AIAG दोस्तों 3 बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जिसमें कि GM जनरल मोटर्स, डैमलर एंड क्रेसर एंड फोर्ड मोटर्स, इनसे मिलके बना है AIAG। तो दोस्तों, इसका जो पी पैप का मैनुअल है फर्स्ट एडिशन इन सब लोगों ने मिलके फरवरी 1993 में लॉन्च किया। इसके बाद में इसमें सेकेंड एडिशन हुआ जो कि फरवरी 1995 में हुआ। देन इसमें थर्ड एडिशन आया दोस्तों सितंबर 1999 में और इसके बाद इसमें फोर्थ एडिशन हुआ जो कि है मार्च 2006 में और इसका फोर्थ एडिशन अभी करंट एडिशन है जो कि चल रहा है। एंड दोस्तों, पी पैप हमें रिक्वायर्ड क्यों है, क्यों करते हैं? तो यदि हम IATF स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं अपनी कंपनी में, तो IATF के क्लॉज नंबर 8.3.4 में क्लियर रिक्वायरमेंट दी गई है पी पैप की प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस की, जिसकी वजह से हमें पी पैप करना पड़ता है और फॉलो करना पड़ता है। तो इसका बेसिक्स कोर टूल का भी पार्ट है और इसमें IATF में रिक्वायरमेंट भी है। तो दोस्तों, ये हिस्ट्री है बेसिकली पी पैप की। एंड आगे चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज पी पैप। तो इसके यदि हम फुल फॉर्म की बात करें, सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि पी पैप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पी पैप का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। हाँ जी फ्रेंड्स, इसका मीनिंग जो है पी पैप का पूरा इसके नाम में ही छिपा हुआ है। यदि हम अच्छे से इसको देखें कि क्या फुल फॉर्म है इसका, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। इसका मीनिंग ये है, मतलब ये है कि प्रोडक्शन में कोई भी पार्ट जाने से पहले, प्रोडक्शन में यदि कोई पार्ट जाता है तो उसके लिए अप्रूवल प्रोसेस क्या है। तो पी पैप जो पूरी एक्टिविटी है वो क्या है, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। यदि कोई डेवलपमेंट का पार्ट है और उसको हमें प्रोडक्शन में ले जाना है तो उसके लिए अप्रूवल प्रोसेस क्या है, वो सारी दी गई है पी पैप में। और इस प्रोसेस को हम ये भी कहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, पी पैप की जो सबसे पहली स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट
सैंपल होती है, तो उसमें क्या किया जाता है, प्रोटोटाइप सैंपल बनाते हैं। तो इसमें हम क्या बेसिकली करते क्या है कि जो सैंपल बनाते हैं वो हम एक्चुअल ऑपरेशन से नहीं बनाते हैं, या तो उन सैंपल्स को हम सीएनसी टर्निंग के थ्रू बनाते हैं या किसी अदर ऑपरेशन के थ्रू वो सैंपल बनाए जाते हैं। सेकंड स्टेशन में दोस्तों क्या होता है, वो सैंपल फिर कस्टमर को भेजे जाते हैं और कस्टमर यदि उनको गो थ्रू देता है तो सेकंड स्टेज आती है प्रोडक्शन टूलिंग सैंपल। मतलब अब सेकंड स्टेज में हम प्रोडक्शन टूलिंग में क्या करते हैं कि यदि कस्टमर ने प्रोटोटाइप हमारा अप्रूव कर दिया है तो हम ओरिजिनल टूलिंग से उस पार्ट के लिए ओरिजिनल टूलिंग बनाते हैं जो कि हमारी प्रोडक्शन में टूलिंग यूज होगी, और उससे सैंपल बना के और कस्टमर को सबमिट करते हैं। और कस्टमर को यदि वो सैंपल पास हो जाते हैं तो थर्ड स्टेज में फिर कस्टमर बिजनेस प्लान, कस्टमर का बिजनेस प्लान शेयर करते हैं। बिजनेस प्लान में बेसिकली होता क्या है कि हम पार्ट की क्वांटिटी चेक करते हैं, उसका वॉल्यूम हमें कस्टमर देता है कि इस पार्ट की इतनी क्वांटिटी मंथली ईयरली मेरे को इतनी चाहिए। तो थर्ड स्टेज में कस्टमर बिजनेस प्लान जो है वो शेयर होता है। देन दोस्तों यदि कस्टमर बिजनेस प्लान जब शेयर हो जाता है उसके बाद में फोरम प्लान या इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया जाता है। मतलब फोरम प्लान फॉर फोरम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, अपना फोरम मैन मशीन मटेरियल मेथड प्लान करते हैं कि मैन मशीन मटेरियल मेथड से रिलेटेड मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मेरा एग्जिस्टिंग में है, क्या मेरे को इस पार्ट के रिगार्डिंग उस वॉल्यूम से रिलेटेड जो कस्टमर ने वॉल्यूम मेरे को दिया है उस वॉल्यूम के लिए मेरे को अदर मैन पावर कितनी चाहिए पड़ेगी, कोई मशीन तो नहीं चाहिए पड़ेगी, मटेरियल कहाँ से परचेज करूंगा, कितना मटेरियल चाहिए पड़ेगा, कोई अदर मेथड यदि लगानी है तो वो मेथड भी देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्जिस्टिंग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो प्लान की जाती हैं वो आता है प्लान फोरम इंफ्रास्ट्रक्चर फोर्थ स्टेज में। ये सारी चीज़ें प्लान करने के बाद दोस्तों हम आते हैं फिफ्थ स्टेज में प्रोडक्शन ट्रायल, या इसी को कहते हैं दिस इज प्रोडक्शन पार्ट। जब हमने सब कुछ प्लान कर लिया, बिजनेस प्लान भी आ गया, फोरम हमने प्लान कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्लान कर लिया, इसके बाद हम प्रोडक्शन ट्रायल लेते हैं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फोरम, तो फ्रेंड्स फिफ्थ स्टेज में हम सभी फोरम की कंडीशंस को फॉलो करते हुए प्रोडक्शंस का ट्रायल लेते हैं और प्रोडक्शन पार्ट बनाते हैं, और इसके साथ में ही हम 18 डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पीपैप के होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं। और प्रोडक्शन ट्रायल लेने के बाद में जब हमारा प्रोडक्शन का पार्ट बन जाता है उसके बाद में पार्ट एज इट इज हम कस्टमर को लॉट बना के भेजते हैं, और उसके बाद में यदि कस्टमर उसका फीडबैक हमें ओके या नॉट ओके में देता है, और उसके बाद यदि हमें ओके देता है या नॉट ओके देता है उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर एक्ट करते हैं। यदि मान लीजिए नॉट ओके हमें देता है तो वो बताएगा कि कहाँ से हमें क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम दोबारा सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। और यदि हमें ओके का गो थ्रू दे देता है तो हम उसके बाद में क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स इफ कस्टमर गिवन अप्रूवल फॉर दिस लॉट द इन फ्यूचर ऑल पार्ट टू बी सप्लाई एंड मेक एज पर दिस कंडीशन ओनली। यदि हमारा कस्टमर जो है इस पार्ट का, इस ट्रायल वाले पार्ट्स का अप्रूवल हमें दे देता है तो इन फ्यूचर हम कस्टमर्स को जितने भी पार्ट देंगे, जितने भी लॉट देंगे, तो उन पार्ट की कंडीशंस सारी यही होनी चाहिए, और पार्ट की क्वालिटी, पार्ट का स्ट्रक्चर, फोरम वगैरह सब कुछ, प्रोसेस, रॉ मटेरियल सब कुछ यही होनी चाहिए, सब कंडीशंस यही होनी चाहिए। इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं बिना कस्टमर के अप्रूवल के। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली है पीपैप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस। अब फ्रेंड्स बात आती है कि पर्पज ऑफ पीपैप, आखिर हम पीपैप करते क्यों हैं। तो यदि हम पीपैप के पर्पज की बात करें तो फ्रेंड्स प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, पीपैप इज डिफाइंड जेनरिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन पार्ट्स अप्रूवल इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड बल्क मटेरियल। तो जो पीपैप है हमें जेनरिक रिक्वायरमेंट डिफाइन करता है, बताता है किसी भी प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल के लिए एंड इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड बल्क मटेरियल के लिए, जो हमारा प्रोडक्शन है एंड बल्क मटेरियल। अब प्रोडक्शन इसमें क्या है और बल्क मटेरियल क्या है। तो प्रोडक्शंस के लिए तो अभी हमने डिस्कस ही कर लिया कि जब पार्ट हमारा कंटिन्यू रनिंग में आ जाता है वो है
प्रोडक्शन एंड बल्क मटेरियल क्या होता है? बल्क मटेरियल दोस्तों ऐसी चीज जो कि कहीं भी बल्क में यूज होती है, जिसका कोई शेप नहीं, कोई साइज नहीं, कोई डायमेंशन नहीं होता, उसको हम कहते हैं बल्क मटेरियल। जैसे कि यदि हम ले लें ग्रीस, ऑयल, केमिकल, ये सारा क्या होता है? बल्क मटेरियल होता है। तो प्रोडक्शन पार्ट पीपैप जो है ये सब चीजों के लिए हमें जेनरिक रिक्वायरमेंट डिफाइन करता है और बताता है। द पर्पज ऑफ पीपैप इज टू डिटरमाइन इज ए ऑल कस्टमर इंजीनियरिंग डिजाइन records and specification requirements are properly understood by the organizations and that the manufacturing process has the potential to produce product continuously, produce the product consistently, meeting these requirements during an actual production run at the quoted production rate। तो दोस्तों पीपैप का पर्पस क्या है कि कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो चाहे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, डिजाइन से रिलेटेड है, सारी स्पेसिफिकेशन जो है करेक्टली अंडरस्टूड कर लिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज टू पोटेंशियल, और हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो पोटेंशियल है कि जो प्रोडक्ट कस्टमर के द्वारा रिक्वायरमेंट दी गई है वो कंसिस्टेंटली मीट होगी जब भी उसका प्रोडक्ट जो है एक्चुअल ऑपरेशन में चलेगा, और जो हमने कस्टमर को बता रखा है उसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली मीट होगा। मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन रन मतलब जब प्रोडक्ट एक्चुअल चलेगा। कोटेड प्रोडक्शन रेट मतलब क्या है? जो हमने कस्टमर को अपने पीपैप में लिख के दे रखा है कि ऐसा पार्ट देंगे और पर मिनट पर आवर्स इतने पार्ट बना के देंगे, वो होता है कोटेड प्रोडक्शन रेट। तो कोटेड प्रोडक्शन रेट के अकॉर्डिंग हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन चलेगा। तो फ्रेंड्स ये है बेसिक पर्पस ऑफ पीपैप कि पीपैप का पर्पस क्या है, आज आपको ये पता चल गया। एंड बल्क मटेरियल क्या होता है ये भी साथ साथ आपको पता चल गया। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड कोटेड प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता चल गया। तो दोस्तों इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और अब चलिए जानते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पीपैप। पीपैप हमारा कहां कहां पे एप्लीकेबल होता है? तो फ्रेंड्स प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस शैल अप्लाई टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन साइट्स सप्लाइंग प्रोडक्शन पार्ट, सर्विस पार्ट, प्रोडक्शन मटेरियल और बल्क मटेरियल्स। तो दोस्तों पीपैप उन सभी जगह के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो इंटरनल साइट हो चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो कि सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्शन पार्ट या सर्विस पार्ट या प्रोडक्शन मटेरियल और बल्क मटेरियल। बल्क मटेरियल क्या होता है आपको पता चल गया, प्रोडक्शन मटेरियल क्या है और वो भी आपको पता चल गया। सर्विस पार्ट्स क्या है ये आपको मैं बताता हूं। सर्विस पार्ट्स मतलब ऐसे कि जैसे यदि कोई हम पार्ट बना रहे हैं अपने अंदर और उसमें कुछ पार्शियल ऑपरेशंस जो है वो हम किसी थर्ड पार्टी या बाहर से करा रहे हैं कि या किसी अपने अलग ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं, जैसे कि कंप्लीट पार्ट हम करके और प्लेटिंग बाहर से कराएं, तो ये क्या हो जाता है सर्विस पार्ट्स या प्रोडक्शन पार्ट। तो ये चीजें जहां पे भी एप्लीकेबल होती हैं उसके लिए पीपैप एप्लीकेबल होता है। फॉर बल्क मटेरियल पीपैप इज नॉट रिक्वायर्ड अनलेस स्पेसिफाइड बाय द ऑथराइज्ड कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। एंड फ्रेंड्स जो बल्क मटेरियल्स होते हैं उसके लिए पीपैप एप्लीकेबल नहीं होता तब तक जब तक कि कोई हमारा ऑथराइज जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है वो बोले नहीं। ऑथराइज कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जिससे हमारी कंटिन्यू कस्टमर एंड पे हम फेस करते हैं और कस्टमर क्वालिटी या सप्लायर क्वालिटी जो होता है उससे जिससे बात होती है कंटिन्यूसली, वो हमारा क्या होता है? ऑथराइज कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होता है। कस्टमर ने जिसको ऑथराइज कर रखा है बात करने के लिए, तो उसके यदि परमिशन है कि बल्क मटेरियल का, यदि वो कहता है कि बल्क मटेरियल का ही मेरे को पीपैप में इंक्लूड करो तो वो करके देना पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं कहता है तो कोई जरूरत नहीं है। An organization supplying standard catalog productions or service part shall comply with the PPAP unless formally waived by the authorized customer representative। एंड फ्रेंड्स जो स्टैंडर्ड पार्ट्स हमारे होते हैं कंपनी के और सर्विस पार्ट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, उसके लिए भी आपको पीपैप सबमिट करना है। और यदि आपका कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बोल देता है
कि नहीं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, तो उस केस में फिर आपको पीपैप सबमिट करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन पार्ट क्या होता है, सर्विस पार्ट क्या होता है, प्रोडक्शन मटेरियल क्या होते हैं, वो मैंने आपको आज बता दिया। सर्विस पार्ट चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं क्या होता है। एनी कंपनी विच इज नॉट मेकिंग कंप्लीट पार्ट्स, ओनली डूइंग सम ऑपरेशंस 1 or 2 लाइक प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट एंड सीएनसी, तो ये हमारा क्या होता है, सर्विस पार्ट्स होता है। बल्क मटेरियल, इन विच मटेरियल डजंट हैव एनी शेप, साइज एंड नॉट एबल टू मेजर, दैट इज द कॉल्ड बल्क मटेरियल लाइक लुब्रिकेंट एंड एडेसिव। ये सारी चीजें बल्क मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होती हैं और ये सर्विस पार्ट्स के लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो दोस्तों आज आपको यहाँ पे पता चलता है कि पीपैप हमारा कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है और प्रोडक्शन पार्ट्स क्या है, सर्विस पार्ट्स क्या है और प्रोडक्शन मटेरियल क्या होता है। चलिए जानते हैं कि किन किन कंडीशंस में हमें पीपैप कस्टमर को सबमिट करना है। तो पहली कंडीशन है फ्रेंड्स की न्यू पार्ट और प्रोडक्ट, यदि कोई हमारा नया पार्ट या प्रोडक्ट है तो हमें पीपैप कस्टमर को सबमिट करना है, या कि कोई स्पेसिफिक पार्ट है, स्पेशल पार्ट है तो हमें सबमिट करना है, या कोई मटेरियल चेंज हो रहा है बीच में तो हमें करना है, या कि कोई ऐसा पार्ट जिसका कलर ऑब्वियसली हमने अभी तक कोई कस्टमर को सप्लाइड नहीं किया है। यदि कोई ऐसा केस आता है तो हमें उसका पीपैप कस्टमर को सबमिट करना है और उसके लिए कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से ऑथराइजेशन लेना है। या कि दोस्तों सेकंड कंडीशन है करेक्शन ऑफ डिस्क्रिपेंसी ऑन ए प्रीवियस सप्लाइड पार्ट, या कि कोई करेक्शन है, पहले जो आपने पार्ट सप्लाई किया है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है या प्रीवियस सप्लाई में, तो आपको पीपैप सबमिट करना है। इस केस में आपको कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात करना है और कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कितना पार्शियल पीपैप देना है, कि फुल पीपैप देना है, कि कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं जिसमें बेसिकली प्रॉब्लम या इश्यू होगा। थर्ड कंडीशन है दोस्तों प्रोडक्ट मॉडिफाई बाय द इंजीनियरिंग चेंज टू डिजाइन रिकॉर्ड्स स्पेसिफिकेशन और मटेरियल। यदि कोई ऐसा केस होता है, प्रोडक्ट मॉडिफाई होता है, इंजीनियरिंग कोई चेंज होता है, डिजाइन रिकॉर्ड्स कोई चेंज होता है, कोई स्पेसिफिकेशन चेंज होता है और मटेरियल चेंज होता है, तो आपको पीपैप सबमिट करना है। या कि दोस्तों इनमें से फोर्थ नंबर में से यदि कस्टमर के द्वारा कोई नोटिफिकेशन आता है, ये नोटिफिकेशन हम आगे डिस्कस करेंगे, 10 नोटिफिकेशन है, इन नोटिफिकेशंस में यदि कोई नोटिफिकेशंस आता है तो आपको पीपैप सबमिट करना है। वो नोटिफिकेशन कौन कौन से हैं, जैसा कि पहले यूज ऑफ द अदर कंस्ट्रक्शंस मटेरियल विच इज नॉट यूज इन द प्रीवियसली अप्रूव्ड पार्ट और प्रोडक्ट। यदि आप कोई अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज कर रहे हैं जो कि प्रीवियसली पार्ट प्रोडक्ट में यूज नहीं हुआ है तो आपको पीपैप सबमिट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन फ्रॉम न्यू और मॉडिफाइड टूल्स इंक्लूडिंग एडिशनल्स और रिप्लेसमेंट टूलिंग। यदि आप कोई नए टूल से या मॉडिफाइड टूल से प्रोडक्शन करते हैं तो आपको पीपैप उस केस में सबमिट करना पड़ेगा। प्रोडक्शंस फॉलोइंग अपग्रेड और रीअरेंजमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग टूलिंग और रिक्वायरमेंट। यदि आप अपना प्रोडक्शंस में टूलिंग्स में कोई अपग्रेडेशन करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं एग्जिस्टिंग टूलिंग में, तो भी आपको पीपैप सबमिट करना पड़ेगा। करेक्शन इन द टूलिंग एंड रिक्वायरमेंट्स, यदि आप कोई करेक्शन होता है टूलिंग्स में या रिक्वायरमेंट्स में तो आपको पीपैप सबमिट करना पड़ेगा। चेंज ऑफ सप्लायर, यदि आप कोई सप्लायर चेंज करते हैं तो भी आपको पीपैप सबमिट करना पड़ेगा। या कि दोस्तों 6 नंबर है प्रोडक्ट प्रोड्यूस आफ्टर टूलिंग हैज बीन इनएक्टिव फॉर वॉल्यूम प्रोडक्शन फॉर 12 मंथ और मोर। तो ऐसी आपकी टूलिंग जो कि वॉल्यूम प्रोडक्शन नहीं हुआ 12 महीना से या ज्यादा से, तो इस केस में भी आपको पीपैप सबमिट करना पड़ सकता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा यदि आपकी 12 महीने से ज्यादा कोई वॉल्यूम प्रोडक्शन नहीं किया किसी टूलिंग से, और उस केस में यदि कस्टमर आपको कहता है कि नहीं इसका पीपैप चाहिए तो आपको पीपैप सबमिट कर। 7th है दोस्तों प्रोडक्ट एंड प्रोसेस चेंज रिलेटेड टू द कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंटरनली और मैन्युफैक्चर्ड बाय सप्लायर। तो कोई भी प्रोडक्ट और प्रोसेस चेंज होता है रिलेटेड टू कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंटरनली और मैन्युफैक्चर्ड बाय सप्लायर। ऐसे यदि कोई चेंजेस होते हैं तब भी आपको पीपैप सबमिट करना पड़ सकता है। एंड फ्रेंड्स चेंज इन टेस्ट और इंस्पेक्शन मेथड, यदि आपकी कोई टेस्टिंग और इंस्पेक्शन मेथड चेंज होती है तो भी आपको पीपैप सबमिट करना
पड़ सकता है। एडिशनली फॉर द बल्क मटेरियल न्यू सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर न्यू और एग्जिस्टिंग सप्लाई। तो दोस्तों बल्क मटेरियल के लिए आपका कोई रॉ मटेरियल जैसे कि कोई नया सोर्स है या एग्जिस्टिंग सोर्स आप कोई चेंज करते हैं और कस्टमर यदि उसको बोलता है कि नहीं भाई इसका आपको पीपीएफ देना है तो आपको देना पड़ जाएगा, क्योंकि यदि आप सोर्स चेंज करते हैं तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कस्टमर। एंड फ्रेंड्स है प्रोडक्ट अपीयरेंस एट्रीब्यूट्स। यदि प्रोडक्ट अपीयरेंस एट्रीब्यूट्स में कोई चेंज होता है और कस्टमर का नोटिफिकेशन आता है तो आपको पीपीएफ सबमिट करना पड़ सकता है। एंड इसमें क्या कंडीशन है दोस्तों कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल नोटिफाई टू द अथोराइज्ड कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव फॉर एनी प्लान चेंज टू द डिजाइन प्रोसेस और साइट्स। यदि कोई भी आपका प्रोडक्ट प्रोसेस साइट रॉ मटेरियल बल्क मटेरियल या प्रोडक्शन में कोई भी चेंज होता है पोएम में तो आपको अथोराइज्ड कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को इन्फॉर्म करना है। देन ही विल सजेस्ट यू पीपीएफ सबमिट करना है कि नहीं करना है। ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों है पीपीएफ प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन। सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन में हमें क्या करना है, फॉर प्रोडक्शन पार्ट्स के लिए प्रोडक्ट फॉर पीपीएफ शैल बी टेकन फॉर फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन। जो हम प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन के लिए लेते हैं, दिस सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन शैल बी 1 हॉर्स टू 8 हॉर्स ऑफ द प्रोडक्शन। वो सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन जो है वो कम से कम 1 घंटे से 8 घंटे का प्रोडक्शन होना चाहिए। एंड विद द स्पेसिफिक प्रोडक्शन क्वांटिटी टू टोटल ए मिनिमम ऑफ 300 कंसेक्यूटिव पार्ट्स, और उसमें कम से कम 300 पार्ट्स होने चाहिए अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द अथोराइज्ड कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। या इसके अलावा यदि आपका जो अथोराइज्ड कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है यदि उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। द सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन shall be conducted at the production site at the production rate using the production tool, production gauges, production process, productions material and productions operations। और आपको जो सिग्निफिकेंट प्रोडक्शंस ये जो करने हैं आपको सारी उन्हीं कंडीशंस के साथ में करने हैं जो आप इन फ्यूचर्स कंडीशंस में करने वाले हो कंटिन्यू प्रोडक्शंस के लिए। वही सारी टूलिंग्स, गेज, इंस्पेक्शन मेथड, पार्ट, रॉ मटेरियल्स, साइट्स, वही सारी आपको यूज करनी है। फॉर बल्क मटेरियल नो स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्ट्स इज रिक्वायर्ड। द सबमिट सैंपल शैल बी टेकन इन द मैनर एज टू एश्योर दैट इज रिप्रेजेंट स्टेडी स्टेट ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस। तो बल्क मटेरियल के केस में आपको कोई नंबर स्पेसिफिक नंबर नहीं है, कोई पार्ट रिक्वायर्ड नहीं है, बस इसमें आपको सैंपल सबमिट कर देना है ताकि वो समझ में आ जाएगा कि हाँ जो ऑपरेशंस हुआ है वो सही है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ ऑफिशियल 18 पीपीएफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। पीपीएफ में जब भी हम बात करते हैं पीपीएफ की तो जनरली सभी लोग बात करते हैं, चाहे आप कहीं इंटरव्यू में चले जाएं कहीं भी चले जाएं तो आपसे एक पूछा जाता है पीपीएफ में सबसे पहले कि पीपीएफ डॉक्यूमेंट्स कितने होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट में आपको सबसे पहले बता दूं कि पीपीएफ के 18 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिल जाया करे इमीडिएट। और हाँ यदि आपने वीडियो अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो जरूर लाइक कर दें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इस कंटेंट का अपने करियर में यूज कर सके। तो फ्रेंड्स इसी तरह के कंटेंट्स हमारे चैनल में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कोर टूल से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड और फास्टनर से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स आपको चाहिए वो सारे कंटेंट्स इसमें हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और यदि कोई क्वेरी आपकी होती है तो आप हमें नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरी का रिजोल्यूशन ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कि 18 पीपैप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है पीपैप का होता है डिजाइन रिकॉर्ड्स। इसमें आते हैं दोस्तों बेसिकली ड्राइंग्स, जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ड्राइंग्स होती हैं वो आती हैं डिजाइन रिकॉर्ड्स में। सेकंड होता है दोस्तों इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट्स इफ एनी, यदि ड्यूरिंग पीपैप में कोई इंजीनियरिंग चेंज हुआ है तो भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। देन है फ्रेंड्स कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल इफ रिक्वायर्ड, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल यदि कोई है रिक्वायर्ड है तो भी आपको सबमिट करना है। देन फ्रेंड्स डिजाइन एफएमई आपको सबमिट करना है। देन है पीएफडी प्रोसेस फ्लो डायग्राम आपको सबमिट करना है। प्रोसेस एफएमई आपको सबमिट करना है। कंट्रोल प्लान आपको सबमिट करना है। एमएसए स्टडी आपको सबमिट करनी है। डायमेंशनल रिजल्ट्स जो भी हैं आपके प्रोसेस के वो आपको डायमेंशनल रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी है। देन है मटेरियल परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट्स एमटीसी वगैरह आपको सबमिट करना है। इनिशियल प्रोसेस स्टडीज जैसे कि सीपीसीपी के वो आपको सबमिट करना है। क्वालिफाइड लेबोरेटरी डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आपको सबमिट करना है, टेस्ट रिपोर्ट वगैरह जो भी लेबोरेटरी की हैं। देन है फ्रेंड्स अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट, वो भी आपको सबमिट करना है कि पार्ट में अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट क्या थी। देन है सैंपल प्रोडक्ट, मतलब मास्टर सैंपल जो भी है, सैंपल प्रोडक्ट्स एंड मास्टर सैंपल, ये भी आपको दोनों सबमिट करने हैं। देन फ्रेंड्स चेकिंग एड्स, ये भी आपको सबमिट करने हैं। 17 जो है रिकॉर्ड्स ऑफ कंप्लायंस विद सीएसआर, तो सीएसआर के साथ में क्या इसका कंप्लायंस रहा वो आपको सबमिट करना है। और लास्ट है दोस्तों पार्ट सबमिशन वारंट पीएसडब्ल्यू, ये आपको सबमिट करना है। और साथ में बल्क मटेरियल जितने भी आप यूज कर रहे हैं उसकी चेकलिस्ट आपको सबमिट करनी है। तो ये बेसिकली 18 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पीपैप में मांगे जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पीपैप सबमिशन लेवल कितने होते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिकली यदि मैं बात करूं तो पीपैप के सब 5 सबमिशन लेवल होते हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। अब इनमें L1, L2, L3, L4, L5 में आप देख रहे होंगे कहीं R कहीं S। इस R और S का क्या मतलब है? अब इसमें सारे 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेवल का मीनिंग ये है कि लेवल 1 में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, लेवल 2 में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, लेवल 3 में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो चलिए जानते हैं आगे कि हमें L1 में क्या क्या, R का मीनिंग क्या है और S का मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स जहां पे भी इस लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में R लिखा है या S लिखा है या स्टार लगा है, S का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन शैल सबमिट टू द कस्टमर एंड रिटेन ए कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन आइटम एट एप्रोप्रिएट्स। तो जहां पे भी S लिखा है तो आपको ये गाइडलाइन फॉलो करनी है। जहां R लिखा है द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन एट एप्रोप्रिएट लोकेशन एंड सबमिट टू द कस्टमर अपॉन रिक्वेस्ट, तो आपको ये गाइडलाइन फॉलो करनी है। जहां स्टार लगा है तो ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन एट एप्रोप्रिएट लोकेशन, तो फ्रेंड्स स्टार मार्क जहां लगा है तो द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन एट एप्रोप्रिएट लोकेशन एंड सबमिट टू द कस्टमर अपॉन रिक्वेस्ट। तो ये बेसिकली फंडा है एस आर एंड स्टार का। अब आपका फंडा क्या है L1, L2, L3 एंड L4 एंड L5 का। तो जानते हैं जब हम L1 लेवल के डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो हमें क्या क्या देना होता है। यदि कस्टमर हमसे L1 लेवल का पीपैप मांगता है तो हमें क्या देना है, वारंट ओनली एंड फॉर डिजाइनेटेड अपीयरेंस आइटम्स एंड अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट सबमिटेड टू द कस्टमर। जब L2 लेवल का मांगेगा तो हमें क्या देना है, वारंट विथ प्रोडक्ट सैंपल एंड लिमिटेड सपोर्ट डाटा सबमिटेड टू द कस्टमर। जब L3 का मांगता है तो हमें साथ में उसको क्या देना है, वारंट विद द प्रोडक्ट सैंपल एंड कंप्लीट सपोर्ट डाटा सबमिटेड टू द कस्टमर। इसी तरह दोस्तों L4 लेवल और इसी तरह L5 लेवल का यदि हमें लेवल 5 का यदि हमें पीपैप देना हो तो हमें क्या देना है, वारंट विद प्रोडक्ट सैंपल एंड द कंप्लीट सपोर्ट डाटा रिसीव्ड एट द ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस। और दोस्तों यदि कस्टमर इनमें से कोई भी डिमांड नहीं करता है, सीधे यदि कहता है कि मेरे को पीपैप सबमिट करो, ये नहीं कहता कि मेरे को L1, L2, L3, L4, L5 करो, तो आपको बाय डिफॉल्ट L3 लेवल का जो भी आपका पीपैप है वो आपको सबमिट करना है कस्टमर को। ये हमारा थंब रूल है। ये सारी चीजें हो जाने के
बाद में कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर पीपैप स्टेटस पार्ट सबमिशन स्टेटस देगा। जब आपने सारे पीपैप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी एक्टिविटी करने के बाद में सब सबमिट कर दिया, तो अब आपको कस्टमर क्या बताएगा, स्टेटस बताएगा। तो स्टेटस को कैसे बताएगा, थ्री पार्ट्स में बताएगा आपको, जैसे कि या तो अप्रूव्ड होगा, या इंटरिम अप्रूवल होगा, या रिजेक्टेड होगा। इंटरिम अप्रूवल का मतलब है कुछ चीजें सही होंगी, कुछ चीजें खराब होंगी। तो इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है कि यदि आपको अप्रूव्ड है तो सही है, आगे आप बढ़ जाएंगे। यदि इंटरिम अप्रूवल होता है तो कस्टमर आपको ये भी कह सकता है कि मेरे को दोबारा सारा पीपैप करके दो, या कि ये भी कह सकता है कि जिनमें आपका रिजेक्ट है वो रिपोर्ट्स मेरे को केवल दोबारा प्रोवाइड करवा दो। वो टोटली डिपेंड्स ऑन द अथॉराइज्ड कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। और यदि रिजेक्ट है तो रिजेक्ट के केस में तो आपको फिर से सारा सबमिट करना ही पड़ेगा। देन दोस्तों आता है रिकॉर्ड रिटेंशंस। पीपैप कह दी है तो उसका रिकॉर्ड रिटेंशन हमें कैसे कैसे करना है। पीपैप रिकॉर्ड्स रिगार्डलेस ऑफ द सबमिशन लेवल शैल बी मेंटेन फॉर द लेंथ ऑफ द टाइम दैट द पार्ट इज एक्टिव प्लस 1 कैलेंडर ईयर। तो पीपैप का जितना भी रिकॉर्ड दोस्तों आपको रिटेंशन करना है, मेंटेन करना है, तो जब तक आपका पार्ट एक्टिव है तब तक प्लस 1 कैलेंडर ईयर आपको इसका रिकॉर्ड रिटेंशन करना है। तो दोस्तों ये बेसिक फंडा है पीपैप का। तो पीपैप में इससे ज्यादा आपको अब कुछ नहीं मिलेगा। और सारी एक्टिविटी आज हमने अपने इस अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन में कंप्लीट कर ली है पीपैप से रिलेटेड। आपको इनिशियल टू एंड बता दिया कि पीपैप में हमें क्या करना है और कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, पीपैप क्या होता है, पीपैप का पर्पस क्या होता है। तो आई थिंक कि आज आपने पीपैप को बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है और इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अभी भी यदि आपके मन में कोई क्वेरी है पीपैप से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें।